हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, तो इसकी पहली विशेषता यह है कि जो हमारा भारतीय संविधान लिखित है और लिखित रूप में बहुत ही बड़ा है। कहने का मतलब विश्व का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे लंबा संविधान है। कैसे? भारत के संविधान में ना टोटल 395 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं। इसके अलावा 8 अनुसूचियां हैं। इसके अलावा 22 भाग हैं, एक जो कि मूल रूप से हमारे भारतीय संविधान में शामिल थे। इसलिए बोला जाता है कि भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसकी जो दूसरी विशेषता आती है कि इसमें जो बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई बहुत विभिन्न स्रोतों से निहित है, विभिन्न सोर्सेज से ली गई हैं। जैसे कि भारत के संविधान में मूल अधिकार एक पार्ट आता है, तो मूल अधिकार हमने यूएसए से ले रखा है। इसी तरीके से जो संविधान संशोधन करने का मतलब संविधान में अगर कुछ चेंज करना है तो उससे संशोधन करना है, उसमें अमेंडमेंट करना है, ये जो हमने व्यवस्था ले रखी है वो हमने आर्टिकल 368 में दक्षिण अफ्रीका से ले रखी है। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो कि हमने विश्व के विभिन्न देशों से अलग अलग संविधान से हमने भारतीय संविधान में परिस्थिति अनुसार समाहित कर रखा है। इसके बाद जो तीसरी विशेषता आती है वो ये है कि एकात्मक की ओर झुकाव रखते हुए संघीय व्यवस्था। कहने मतलब है हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारे फीचर्स संघीय फेडरल सिस्टम के अनुरूप दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी व्यवस्था ऐसी है जहाँ पे यूनिटरी चीज़ें दिखाई देती हैं, एकात्मक शासन के रूप में चीज़ें दिखाई देती है। अगर संघीय चीज़ों की बात करोगे तो जैसे एक केंद्र की सरकार, दूसरी राज्य की सरकार होगी। इसी तरीके से केंद्र संबंधों के अलग अलग शक्तियों का बंटवारा भी किया गया है। लेकिन इसी के साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि एकात्मक शासन को भी दर्शाती हैं, जो कि एकात्मक व्यवस्था के बहुत नज़दीक नजर आती हैं। जैसे कि भारत का एक ही संविधान होगा, किसी भी राज्य को ये अधिकार नहीं है कि तुम अपना अलग से संविधान बना लो। अभी कुछ टाइम पहले तक हालांकि जम्मू कश्मीर को अधिकार दिया गया था, लेकिन 370 के हटने के बाद ये अधिकार भी वहाँ पर समाप्त हो गया। अब पूरे भारत में एक संविधान लागू होता है। इसके अलावा पूरे भारत में एक ही सिटीजनशिप लागू होती है। इसका अगर तुलना करना अमेरिका से चाहो तो अमेरिका में व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है कि वहाँ पे 2 ही नागरिकता लेनी पड़ती है, एक सेंटर की नागरिकता, एक जिस स्टेट में रह रहे हो उसकी नागरिकता। जैसे कि अगर आप भारत के नागरिक हो तो एक बार भारत की नागरिकता लो, इसके बाद जिस स्टेट के रह रहे हो तो उसकी नागरिकता लो। लेकिन ऐसी व्यवस्था सिर्फ अमेरिका में ही, लेकिन ऐसी व्यवस्था अमेरिका में है, ना कि भारत में। भारत में आपको एक ही बार नागरिकता लेनी है, एक ही बार सिटीजनशिप लेनी है, वो केवल भारत की लेनी है। आप किस स्टेट में रहते हो ये उस चीज़ से मैटर नहीं करता है। इसके बाद चौथी आती है नम्यता और अनम्यता के। नम्यता और अनम्यता कहने का मतलब है कि भारत में बहुत आसान कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिसमें संविधान में बहुत आसानी से चेंजेस किया जा सकते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पे बहुत आसानी से संविधान में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि किसी स्टेट का अगर नाम चेंज करना है, किसी स्टेट की सीमा बढ़ानी है, किसी नए स्टेट को बनाना है, तो साधारण बहुमत के द्वारा भी आप इसे बना सकते हो। लेकिन आप बोलो नहीं, हमें जो जुडिशरी सिस्टम है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी पावर खत्म करनी है, तो आप नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। बहुत ही कठोर संविधान है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कुछ और चेंजेस किया जाए, जैसे कि जीएसटी लेके आ जाए, तो ये विशेष बहुमत के द्वारा पास किया गया था। तो कहने का मतलब है कुछ जगह पे आसानी से चेंजेस हो जाते हैं, कुछ जगह पे तो कर ही नहीं सकते हो, कुछ जगह पे बहुत ही कठिनाई के साथ चेंजेस हो पाते हैं। इसके बाद जो पांचवी व्यवस्था आती है वो होती है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था कहने का मतलब है पार्लियामेंट्री सिस्टम। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। इसी के साथ में प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का भाग होता है। हालांकि वो इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो नाम मात्र का प्रेसिडेंट, नाम मात्र का व्यक्ति होता है, वो एक सिंबॉलिक के रूप में होता है। बाकी जितनी भी पावर होती है वो पीएम के द्वारा या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यूज की जाती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमने ब्रिटेन से अपना रखा है, क्योंकि हम उस व्यवस्था के काफ़ी नज़दीक थे औपनिवेशिक काल के दौरान। इसके अलावा जो इसकी अगली विशेषता है वो एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका कहने का मतलब है कि भारत में एक ही न्यायपालिका है, वो सुप्रीम कोर्ट जैसे कि यह वही सुप्रीम है, उसके नीचे बाकी सब आएंगे। सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वो सबके लिए एक तरीके से अनुदेश की तरह ही होता है। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका कहने का मतलब है कि भारत में जो न्यायपालिका स्वतंत्र है वो किसी के दबाव में काम नहीं करती है। ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं बनाई गई है जहाँ पे ये दिखता हो कि जो सेंटर की सरकार है या फिर किसी स्टेट की सरकार अपने हाई कोर्ट में, सेंटर की सरकार सुप्रीम कोर्ट में किसी भी प्रकार का दबाव बनाए। हमारे भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप में शक्तियों का समन्वय की व्यवस्था की गई है, न कि शक्तियों को विभाजित की। तो शक्तियों के समन्वय के तहत ये सभी एक दूसरे को विधायिका
कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे को समन्वित करते हैं, किसी के ओवररिल नहीं करते हैं, किसी के अधिकार में हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। इसके बाद अगली जो विशेषता आती है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान में टोटल 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात की गई थी मूल रूप से, लेकिन वर्तमान समय में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात की गई है, जिसमें से संपत्ति का जो अधिकार होता है उसे हटा दिया गया है। जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं वो कुछ इस प्रकार से है। जो पहला आता है वो आता है समता का अधिकार, दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा आता है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, जबकि छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। इसके बाद जो भारतीय संविधान की एक बहुत ही अच्छी विशेषता यह है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा कहने का मतलब है भारत की जो सरकार है वो किसी भी स्पेशली किसी भी एक मजहब को, किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगी। अपने वो रूप में सेकुलर होगी, वो किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है, किसी धर्म को एक सपोर्ट नहीं कर सकती है। कहने मतलब है भारत की जो सरकार है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति को अपनाएगी, वो सभी को एक समान नजर से देखेगी। वो इसके बाद जो अगली विशेषता आती है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। सार्वभौम वयस्क मताधिकार करने का मतलब है 18 साल की उम्र के बाद सभी को वोट देने का अधिकार होगा, वो चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल हो या फिर कोई भी पर्सन हो, वो चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, कोई भी हो, सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा। इसे बोलते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार, सभी को वोट देने का अधिकार। इसके अलावा भारतीय संविधान की विशेषता के तहत जो अगली विशेषता आती है उसमें ये बोला गया है कि बहुत सारे स्वतंत्र निकाय बनाए गए हुए हैं जिसमें जो कि अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जैसे कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय के रूप में अपने कार्य का संचालन करता है, चुनाव व्यवस्था की देखरेख करता है। इसके बाद जो अगली विशेषता आती है वो है आपातकालीन प्रावधान। देखो आपातकालीन प्रावधान जो हमने ले रखे थे वो जर्मनी से ले रखे थे, और आपातकाल को भारतीय संविधान में 3 प्रकार से बांटा गया है, जिसके तहत एक होता है पूरे भारत में आपातकाल लगा देना या फिर किसी भाग में आपातकाल लगाना, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल बोला जाता है। इस आपातकाल को 1975 में भी इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। उससे पहले भी 1962 और 1965 में भी चीन और पाकिस्तान से युद्ध के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। इसके बाद जो दूसरा आपातकाल आता है वो आता है आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल आता है। राष्ट्रपति शासन बोलते हैं उसको। राष्ट्रपति शासन के तहत जो होता है किसी एक स्पेशली राज्य में लगाया जाता है जब सरकार को यह लगता है या फिर जब राष्ट्रपति को यह लगता है कि किसी भी निश्चित स्टेट की सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रही है, संविधान के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर पा रहे। इसके बाद जो फाइनली आपातकाल आता है वो तीसरे प्रकार का होता है, उसे फाइनेंशियल आपातकाल कहते हैं, जो कि आर्टिकल 360 में दिया गया है। और ये जो फाइनेंशियल आपातकाल है आज तक कभी भी भारत में लागू नहीं हुआ है। हालांकि 1991 के आसपास हमने फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना किया था जब हमने लिबरलाइजेशन या एलपीजी की व्यवस्था को अपनाई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लेकिन आपातकाल या फाइनेंशियल आपातकाल लगाने की नौबत नहीं आई थी या फिर उस समय फाइनेंशियल आपातकाल को नहीं लगाया गया था। तो ये रही भारतीय संविधान से संबंधित कुछ विशेषताएं जो कि बहुत ही सरल है, सिंपल सी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।